बैक सब सवेरे पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे महंगाई की, जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है और कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और हुकूमत बारहा दावे कर चुकी है कि महंगाई को कम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन आखिरी तरजीह भी नज़र नहीं आ रही। हाँ, और अभी आखिरी जो इजाफा हुआ है वो बिजली की कीमतों में हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में पिछली दफ़ा तो ठीक है डेफर कर दिया गया, वज़ीर आज़म की तरफ से नहीं इजाफा किया गया, लेकिन इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि इजाफा जो है जो पिछले दफ़ा नहीं किया गया वो किया जाएगा। सो मुसलसल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, मुसलसल बिजली की कीमत बढ़ रही है, मुसलसल गैस की कीमत बढ़ी। इनके साथ साथ जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया हैं जिसमें सब्जियां हैं, दालें हैं, घी है, मुख्तलिफ ऐसे दूध है, गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, ये तमाम चीज़ें वो है जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर दिखाई देती हैं। इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा होता है। आप इस हफ्ते अशिया खरीद लें, अगले हफ्ते जब आप जाएंगे तो आपको एक नया रेट वहाँ पे देखने को और सुनने को मिलेगा, बल्कि मुर्गी का गोश्त तो रोजाना की बुनियाद पर ऊपर नीचे हो रहा है। और फरा आप परेशान इस वजह से होते हैं कि तमाम आशारिये तो मुस्बत आ रहे हैं, जो हमें चीज़ें बताई जाती हैं वो भी बहुत बेहतर हो रही हैं, मईशत की बेहतरी की बात होती है, मैक्रो इकनॉमिक्स की बात की जाए तो वाह ही की जा सकती है उस पर, लेकिन एक आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ रहा और एक आम आदमी की सारी मईशत उसका किचन होता है। बिल्कुल सही। सो यही वो अहम बात है जिसके बारे में इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे। फरहान बुखारी से मुआशी कार हैं हमारे साथ हैं कि हमें बताया जाता है कि जी महंगाई की शरह जो है, अच्छा उसका कंपैरिजन भी अब जो किया रहता है ना पिछले 2 सालों से किया रहता है, यानी पिछले 2 सालों में से पिछले 8 माह में ये रहा और इस माह में ये रहा। तो सर बताइएगा, हुकूमत का दावा तो है कि तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत जा रहे हैं, अगर ऐसा है तो वो मुआशी अशारिये जिनका बराह रास्त अवाम से ताल्लुक है, यानी महंगाई, वो काबू में क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। भाई पाकिस्तान की बदकिस्मती से तारीख ये रही है कि अब तक हुकूमतों के हवाले से सच्चाई बहुत कम देखने को सामने आई है। आजकल जो बहरान है उसकी असल तस्वीर आपको आम लोगों की ज़िंदगियों में और उनके घरों में जाके मिलती है। हुकूमत के बयानात अपनी तरफ अब आजकल जैसे बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जनाब IMF का प्रोग्राम फिर शुरू होने वाला है, लेकिन जो आम लोग और ख़ास तौर पे कम आमदन वाला तबका है उनकी ज़िंदगियों पे क्या असरात होंगे, उनके लिए क्या मुश्किलात अभी मज़ीद आनी हैं, और पिछले 2-2.5 साल में जब से हुकूमत आई है किन मुश्किलात से वो अफराद दो चार रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब कम से कम हुकूमत के लिए को अच्छा नहीं है। क्या फरहान बुखारी साहब, महंगाई काबू करने में सबसे बड़ी रुकावट आप क्या समझ रहे हैं? क्या मुस्तकबिल करीब में, अभी आप IMF प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे, उसके बाद आपको महंगाई काबू में आती दिखाई दे रही है? देखिए, पिछले 2-2.5 साल के अरसे में सबसे बड़ी महंगाई यानी सबसे बड़ा महंगाई का तूफ़ान जो खड़ा हुआ है वो अशियाए खुर्द व नोश के हवाले से है। अब ये रजब का महीना शुरू हो चुका है, तकरीबन 1.25-2 महीने में रमज़ान शरीफ की आमद है, और रमज़ान में जो हर साल महंगाई होती है, इस साल मज़ीद महंगाई का डर है, मज़ीद महंगाई की तवक्को है। इसमें एक तरफ सरकारी पॉलिसीज़ का मामला है कि ज़राअत के शोबे पर जितना फोकस होना चाहिए, जितनी तवज्जो देनी चाहिए, वो गालिबन अभी तक नहीं हुई। और दूसरी तरफ मामला ये है कि मुल्क में तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाला एक बड़ा मजबूत तबका है जो कि साल से अपनी मनमानी करने का आदी रहा है, और अब तक हुकूमतें इस तबके का कुछ नहीं कर पाई। तो ये दोनों जो मुश्किलात हैं, मामलात हैं, ये ऐसे हैं कि इनके पस मंज़र में आम लोगों की ज़िंदगियां वक्त के साथ साथ मज़ीद दुश्वार हुई हैं और अब भी दुश्वार हो रही हैं। तो सही सर, ये भी फरमाइएगा, अभी पिछले दिनों IMF ने प्रिडिक्ट किया 1.5% पे ग्रोथ GDP का, उसके साथ अगर हम देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने रिपोर्ट किया कि वहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा है, बेहतरी आ रही है। मैक्रो इकनॉमिक्स की इंडिकेटर अगर दुरुस्त समत में है तो महंगाई और बेरोजगारी पर कब काबू पाया जाएगा? इसके असरात जो हैं वो हुकूमत कब तक आवाम को मुंतकिल कर सकेगी, या ये सिर्फ अल्फाज के गोरख धंधे हैं, सिर्फ डिजिटल ये इकॉनमी है जिसके ज़रिए से मैनेज किया जा रहा है सारी चीज़ों को, और आवाम जो है वो इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? भाई पाकिस्तान की तारीख में पहले भी कई दफ़ा ये हो चुका है कि हमें मुतासर करने की कोशिश की गई है कि जी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन कब ये ऐसा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी के बावजूद आवाम को, आम लोगों को उसका फ़ौरन फ़ायदा पहुंचा हो?
ये सब ये लफाजी की बातें हैं, कहने की बातें हैं, और हुकूमतें बशमूल इस हुकूमत के पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान के माजी से सबक सीख नहीं पाई हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। इस बदकिस्मती से क्या कोई जल्दी छुटकारा हो सकता है? फ़िलहाल तो इसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती। बिल्कुल ठीक। खान बुखारी साहब, हमेशा से कहा जाता है कि जब पाकिस्तान या कोई भी मुल्क IMF के प्रोग्राम में जाता है तो उस मुल्क के ऊपर बड़े नेगेटिव असरात आ रहे होते हैं, महंगाई ज़्यादा हो रही होती है, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो पब्लिक की वो कम होती जा रही होती है। लेकिन कैसे ये सब कुछ हो रहा होता है? क्या पाकिस्तान में जब IMF प्रोग्राम दोबारा से शुरू होने जा रहा होगा तो महंगाई काबू में नहीं रहेगी, और वजह क्या होती है, क्यों काबू में नहीं रहती? IMF जब भी किसी मुल्क में गया है बशमूल पाकिस्तान के, तो उन्होंने जो सख्त शराइत लगाई हैं अपने कर्ज़ों के लिए, नतीजे में आम लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई हैं, मुश्किल हुई हैं। अब ये भी कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पे हुकूमतों ने वो इक़दामात नहीं किए जो कि करने चाहिए थे, ख़ास तौर पे मुखय्यर लोगों के हवाले से, कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो तबक़ात हैं, उन पे बोझ डाला जाए बजाय इसके कि आम आदमियों पे बोझ डाला जाए। जब आप बाअसर लोगों पे बोझ नहीं डालते हैं तो फिर आपके पास चॉइस बहुत कम रह जाती है, सिवाय इसके कि आम लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर हों, आम लोगों पे ज़्यादा बोझ डाला जाए, और नताइज अब आपके सामने हैं। तो ये भी फरमाइएगा कि हुकूमत हमेशा से यही कहती आ रही है कि गुज़िश्ता हुकूमतों की गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क में मुआशी मसाइल हैं, और वो उस मसाइल के गर्दाब में उन्हें हुकूमत मिली है, और अब वो मुआशी इस्लाहात कर रहे हैं जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो फरमाइएगा कि कर्ज़ तो वो जो हमें लग रहा है कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, यानी हमने वो उतना कर्ज़ ले लिया जितना कि हमने पिछले 5 सालों में लिया, अब हम 2.5 साल में ले बैठे हैं। अगर हुकूमत का दावा दुरुस्त है कि मुआशी इस्लाहात पे काम हो रहा है, तो फिर उसके नताइज क्यों नहीं आ रहे? या फिर ये दावा जो हुकूमत कर रही है कि मुआशी इस्लाहात की जा रही है इसलिए अवाम को महंगाई की कड़वी गोली जो है निगलनी पड़ेगी, इन दोनों में से सदाकत किस बात में? तारीख तो ये बताती है कि हर आने वाली हुकूमत ने माजी वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब वो पहले वाले बुरे थे, हम बहुत अच्छे हैं, और वही कहानी आज भी दोहराई जा रही है। जहाँ तक इस्लाहात का ताल्लुक है तो कई कलीदी इस्लाहात अभी तक तो होती हुई नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम में ख़ास तौर पे, जैसे मैंने अर्ज़ की, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुखय्यर पैसे वाले लोगों को काबू किया जाए, उनसे टैक्स की मद में ज़्यादा रकम ली जाए। जो लोग कमाई करते हैं, जिनकी आमदन होती है, वो बाअसर हैं, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, उन्हें फिर कायल करने की ज़रूरत है। बल्कि कायल क्या, उन्हें तो उन्हें किसी ना किसी तरह भी आपको टैक्स के निज़ाम में लाने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से जब ऐसा नहीं होता तो फिर इस्लाहात तो पीछे रह जाती। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और आवाम का जो बुनियादी मसला है हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। फ़रा, आप किसी से भी बात कर लें, वो शख्स ये नहीं कहता कि मईशत बेहतर हो रही है या नहीं हो रही। लोगों को इस बारे में शायद इल्म ही नहीं है। लोग ये कहते हैं भाई कल ये कीमत थी, आज जब गए तो कीमत बढ़ी हुई ही मिली है, और हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, हमारी इनकम नहीं बढ़ी है। बिल्कुल, क्योंकि अपने घर का जो चूल्हा चलाना है जिस बंदे ने, उसको अपने बजट से और अपने खर्चे से अंदाज़ा होता है कि कितनी का हालात जो है वो बेहतर है या नहीं है। अगर उसका घर बेहतर से नहीं चल रहा, अगर उसको अद्वियात नहीं मिल रही, उसके बच्चों की स्कूल फीस उसके लिए देना मुमकिन नहीं रहा, अगर उसके लिए पेट्रोल की कीमत जो है वो अफोर्ड करना मुमकिन नहीं रहा, तो हुकूमत भले कहती रहे कि खुशहाली का तूफान जो है वो आया हुआ है, उसके लिए ये सब कुछ जो है ये सच्चाई पे मबनी नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब एक गुड न्यूज़ भी शेयर कर लेते हैं। करनी चाहिए, और ऐसी जगह से करनी चाहिए जहाँ से कभी हमें गुड न्यूज़ नहीं मिली और हम आपसे शेयर ही नहीं कर सके। बिल्कुल सही। गुड न्यूज़ इज़ कि सहराए थर में, जहाँ की हम हमेशा गुर्बत, भूख, अफलास और हलाकतों की बातें करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है, और ज़िला थर के जो मिठी इलाका से ताल्लुक़ रखने वाले 9वीं जमात के तालिब इल्म रोहन कुमार ने एक आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने 1 मिनट 58 सेकंड में पीरियोडिक टेबल अरेंज करके आलमी रिकॉर्ड बना डाला है। ये पीरियोडिक टेबल जो है ना, ये सबसे मुश्किल चीज़ थी, ये याद ही नहीं थी होती। याद ही नहीं होता मुझे तो। इसमें बस हीलियम ग्रुप जो है वो थोड़ा बहुत याद हुआ था कि अच्छा वो वहाँ पे करके। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल मेरी ग्रेजुएशन जो मेरा है वो केमिस्ट्री के साथ है, लेकिन कितना मुश्किल है, और उसने रिकॉर्ड बना दिया, कितनी बड़ी बात है। फरा, मुझे याद है, अक्सर मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं उनको भी याद होगा, यकीन बाकी भी मेरे जो दोस्त मैंने बाद में मेरे कॉलेज में बने, उन्होंने भी कोई ना कोई टीचर्स ने टेक्निक बताई थी कि पीरियोडिक टेबल याद कैसे करना है। मैं आपको बताता हूँ, पहले ही उसके ना
हाली ने की रब से फरियाद, ये हमारी ना पहली वाली थी, आपको याद आ जाता था अच्छा इस तरह से, और इसी तरीके से आगे चलता जाता था जो हमने पीरियोडिक टेबल याद किया हुआ था। और अब जो है वो पीरियोडिक टेबल मुझे तो भूल चुका है, मैं सच बता रहा हूं। ऑफ कोर्स भूल चुका है, अब तो मतलब सब कुछ ही भूल चुका है। लेकिन रोहन कुमार के ऊपर वापस आते हैं। रोहन कुमार खटवानी ने 2 मिनट से भी कम वक्त में पीरियोडिक टेबल अरेंज करके देखने वालों को हैरान कर दिया। ये कारनामा उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में मुनक्किदा साइंस फेस्टिवल में अंजाम दिया, जिसमें 80 के करीब स्कूलों के तालिब इल्मों की तरफ से अपने मंसूबे पेश किए गए थे। और उनका कहना है कि वो केमिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। लेकिन अब आगे वो कंप्यूटर साइंसेज में जा रहे हैं और उसमें आला तालीम हासिल करने की जो है ना वो ख्वाहिश भी रख रहे हैं। पता नहीं ये, लेकिन कंप्यूटर का दौर है। रोहन ने भी ये बात सुन ली होगी, रोहन को पता होगा, लेकिन हम रोहन से जानने की कोशिश करेंगे। रोहन, बिल्कुल सही, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो बहुत 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 मुबारक हो, यू आर सच अ टैलेंटेड एंड ब्राइट बॉय, माशाल्लाह। और ये पीरियोडिक टेबल अरेंज करने का आलमी रिकॉर्ड तो आपने बना लिया है, ये ख्याल आपको कैसे आया कि ये बनाया जा सकता है? कितना अरसा आपने इसकी प्रैक्टिस की है? हमारे गांव में साइंस फेस्टिवल हो रहा था, तो हमारी स्कूल ने साइंस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। तो जो मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे सर साहब, उन्होंने मुझे ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को असेंबल करने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके बारे में बताया था। और उन्होंने प्रैक्टिस भी कराई और वो सपोर्ट भी करते रहे। और उन्होंने कहा इस जो फेस्टिवल के बाद भी तुम इस चीज़ को छोड़ना मत। और मैंने छोड़ी नहीं और प्रैक्टिस करता गया। और मुझे जो प्रैक्टिस करते जो टाइम लगा वो 2 हफ्ते, जो मैंने वो 2 हफ्ते में जो एलिमेंट याद भी किए और प्रैक्टिस भी किए। ठीक है, रोहन का जो इलाका है उसके बारे में हमने हमेशा सुना है कि वहाँ मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, बिजली भी कम है, पानी का भी मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो इतना मुश्किल हालात में आप अपनी तालीम कैसे जारी रखते हैं और घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? और आपको ये इतने मुश्किल इलाके में रह के तालीम हासिल करने में मुश्किलात तो नहीं होती? मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जिस फील्ड में जाना है तुम उस फील्ड में जाओ। और मैं इतने जो थर जैसे इलाके में रहता हूँ, तो यहाँ पे फैसिलिटीज ठीक हैं, पर यहाँ पे और बेहतरी होनी चाहिए। जैसे कराची, इस्लामाबाद बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज होते हैं, तो बच्चों को पढ़ने में और जो जैसे एक्टिविटीज हैं, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के जैसे मैंने किया, तो उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम जो थर के बच्चे हैं हम ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रोहन, अभी आप हमें ये बताएं कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने का जो ये शौक पैदा हुआ, ये कैसे पैदा हो गया? क्योंकि मेरे साथ भी कई स्टूडेंट्स थे जो प्री इंजीनियरिंग में या मेडिकल में इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, ICS रख लिया गया था। और हमजा, उनको तो घर वालों ने ऑप्शन भी दी कि जो पढ़ना चाहे पढ़े, तो फिर तो मतलब है, फिर तो बड़ी बात है। तो केमिस्ट्री तो हमेशा से काफी खुश्क और मुश्किल मजमून समझा जाता है, आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया? केमिस्ट्री तो हमें 9th क्लास में आने के बाद पढ़ाया जाता है। तो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जो केमिकल्स होते हैं, एक केमिकल्स को अगर आप दूसरे केमिकल्स से मिलाएं तो उससे रिएक्शन बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं और नए कंपाउंड भी बन सकते हैं। तो इस चीज की वजह से मुझे केमिस्ट्री पसंद है। अच्छा जी, तो मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं आपके? किस शोबे में आपको ज्यादा दिलचस्पी है? किस तरफ जाने का इरादा है और क्या करेंगे? मेरा जो इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस में है। और मैं जब आगे जाके पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, केमिस्ट्री में है, कंप्यूटर साइंस में है कि किसी और फील्ड में है। तो उसके हिसाब से देखूंगा कि अगर मेरा उस चीज में इंटरेस्ट है तो उसका स्कोप क्या है और उसकी फैसिलिटी क्या है, उसके हिसाब से मैं। ठीक है रोहन, आखिर में हमें ये बताएं कि आपके इलाके को हम हमेशा हाईलाइट करते हैं क्योंकि उसको हमेशा नज़रअंदाज किया गया, उसके मसाइल बताते हैं। एज ए स्टूडेंट आप हमें बताएं कि बड़े मसाइल क्या हैं आपके इलाके के जो फौरी हल होने चाहिए? हमारे इलाके को बैकवर्ड एरिया कहा जाता है। यहाँ पे जो मसाइल हैं वो तो हैं, यहाँ पे मसाइल हैं, पूरे पाकिस्तान में मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे जो टैलेंट है बच्चों का वो आगे नहीं इतना लाया जाता है। जो सिर्फ मसले हैं वो लाए जाते हैं, मसले तो पूरे पाकिस्तान में हैं, पर जो बच्चों का टैलेंट है, जो उनको इंटरेस्ट है, उनको जो फैसिलिटीज चाहिए
वो भी आप उनको दें और उनके जो टैलेंट है वो आगे लाएं, उनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने टैलेंट सकें और अपने थर और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इम्प्रेसिव, क्या ख्यालात हैं? आपको वेरी इम्प्रेसिव। सिर्फ केमिस्ट्री में ही आप एक जिसे कहना चाहिए नहीं कंप्यूटर मेमोरी नहीं रखते और आप वहाँ पर ही नहीं रिकॉर्ड आपकी जो गुफ्तगू है, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ भाई। देखिए इतने बुरे हालात में आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, तो आप ऐसे शिकायत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप शिकायत करते हैं। कितना उन्होंने मतलब ग्लास हाफ फुल की बात की है कि मसाइल तो हैं लेकिन अच्छी चीजें भी बहुत हैं। लेकिन हमारे टैलेंट को सामने लेके आए, हम लेके सामने आए हैं रोहन को, और क्या बात है, पीरियोडिक टेबल आपने किया। इस तरीके का मजीद जो उनका जहन अब कंप्यूटर की तरफ लग रहा है, मुझे लगता है मुझे एक और चीज़ हमजा बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो कहा ना कि देखें कि स्कोप में देखूंगा और फिर फैसिलिटीज देखूंगा फिर मैं डिसाइड करूंगा। वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। उसको पता है, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर भी जो वो बात कर रहे थे ना कराची इस्लामाबाद की और लाहौर की, कि जी के वहाँ पर काफ़ी सहूलतें, यहाँ पे भी बच्चों को नहीं पता कि मैंने किस फील्ड में जाना है। खैर बड़ी अच्छी बात है कि इतने ब्रिलियंट बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं। अब आपको ज़रा जो है ना मैं लेके चलता हूँ खाने पीने की तरफ। फरा, मैं बहुत मिस कर रहा था खाने पीने को। ऑफ कोर्स। सो अब आपको एक ऐसी ज़बरदस्त सी डिश खिलाएंगे। सुबह सुबह तो नहीं, लेकिन अब जैसे आपने ब्रंच करना हो तो फिर आपको क्या खाने को दिल करता है? कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़बरदस्त मज़े का हो। सो ज़िला मियाँ वाली की धरती, जहाँ शेर और नगमे के हवाले से मुल्क में बहुत एक अहम मुकाम रखती है, वहाँ इसमें मुख्तलिफ किस्म के पकवान भी मशहूर हैं। जैसे मैंने हमजा से पूछा ना क्या खाने को दिल करता है, तो हमजा सब कुछ खाने को दिल मूड बनाना शुरू कर मेरा तो सब कुछ खाने को दिल करता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मूसा खेल का जो पुलाव है वो खुसूसी अहमियत का हामिल है। ये पुलाव अपने मखसूस जायके और खुशबू की वजह से लोगों को अपनी तरफ खींचता है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खींचता है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप कब जा रहे हैं फिर मूसा खेल? बस अभी ये मैं देख लूँ, बाद मैं तो सूंघ भी नहीं सकूँगा, देख सकूँगा। तो उसी दुकान में मौजूद हैं, हमें पुलाव के बारे में बता रहे हैं, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। वो बताएंगे कि ये कैसा पुलाव है, इसको कैसे जो है लोग पसंद करते हैं, और कैसे मैंने सुना है यखनी के साथ भी जो है ना कुछ इसको किया जाता है। इसका मतलब है आपको सिर्फ खाने से नहीं बनाने से। और ये किलो में मैंने सुना बेचा जाता है, ये प्लेट्स में नहीं बेचा जाता। 80 रुपए की प्लेट, 100 रुपए की प्लेट। चलें जी, हमजा की वेरी जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ तक दुरुस्त है ये हम देखते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, मियाँ वाली की धरती जहाँ शेर और नगमा के हवाले से मुल्क भर में मुमताज़ मकाम रखती है, वहाँ इसके जो पकवान हैं वो भी चार दांग आलम मशहूर हैं, और इसके जिनमें मूसा खैल का पुलाव जो है वो काफ़ी शोहरत रखता है। और ये मूसा खैल का जो पुलाव है ये बड़े गोश्त की यखनी में पकाया जाता है, और इसमें किसी किस्म का कुकिंग ऑयल या घी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इस दूसरी इसकी ख़ास बात यह है कि ये अपने खुशबू और जायके की वजह से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और ये मुल्क के दीगर जो शहर हैं वहाँ पर जो चावल हैं या पुलाव है वो प्लेट के हिसाब से फ़रोख्त होता है, जबकि मूसा खैल का जो पुलाव है वो किलो के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से तोल कर दिया जाता है। और जो गाहक होते हैं वो अपनी बसात के मुताबिक आधा किलो, 2 किलो के आर्डर देकर चरखारे लेकर खाते हैं। जिस तरह दूसरे इलाकों के पुलाव का एक अपना जायका है, मूसा खैल के पुलाव का एक अपना जायका है, एक अपना टेस्ट है, और जो एक बार खाने आता है उसको बार बार खाने आता है। यहाँ पे बहुत से इलाकों को अपने चावलों और बिरयानी पे नाज है, लेकिन मूसा खैल का पुलाव जो है हमारा ये सबसे सरफराज है। बिरयानियाँ भी खाई हैं, दाल चावल भी खाए हैं, लेकिन मूसा खैल के पुलाव का कोई जोड़ नहीं है, मुनफरिद जायका है। जो लोग ये समझते हैं कि वो बिरयानी और पुलाव के जायके में माहिर तस्वर किए जाते हैं, उनको मियाँ वाली का मूसा खैल का पुलाव भी खाना चाहिए। जो लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं वो मियाँ वाली आएँ, हम उन्हें मूसा खैल का पुलाव खिलाते हैं। कैमरामैन इमरान अली के साथ अजहर नियाजी, मियाँ वाली। बिल्कुल ठीक है। आखिरी लाइन उन्होंने आपके लिए कही है। उन्होंने बताया कि इस तरीके से मैं खा रहा हूँ, मुझे ऐसा उनसे बोला नहीं जा रहा था, मुंह में पानी भी आ रहा था, लेकिन उन्होंने आखिरी लाइन आपके लिए कही, हमजा जो लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं उनको हम मूसा खेल बुलाते हैं और मूसा खेल का पुलाव खिलाते हैं। अब क्या शायरी की, वो जो शायरी भी जो है ना हमें काफिया बंदी जो है वो भी उसमें मिली है, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले से भी सुन रखा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता था। मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ से, वो जो बताते थे वो भी लेके नहीं आते थे। अच्छा, सिर्फ बताते लेकिन हम सब मैंने बन्नू पुलाव खाया। हाँ, वो ऑलमोस्ट तकरीबन इस जैसा होता है, लेकिन मुझे इसकी अच्छी बात ये लगी कि इसमें तेल वो कह रहे हैं बिल्कुल ही नहीं डलता, तो ये तो खाना पड़ेगा। खाने से मतलब रखता है, तो इसको हम जरूर खाएंगे। हम जरा प्लान बनाते हैं कि इसको किस तरह से खाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।